नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम लोग मेरा मन पसंदीदा चैप्टर पढ़ रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार। संविधान की सबसे प्यारी चीज, संविधान की सबसे अनमोल चीज जो हमारे देश के संविधान ने देश के नागरिकों को दिए है, उनमें से एक है लोकतांत्रिक अधिकार। और जो अधिकार हमें मिले ना, हमारे देश के अधिकार दुनिया के लिए मिसाल है। और उसी पे हम लोग पढ़ रहे थे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, समानता का अधिकार मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, छुआछूत का दर्द। मेरे जीवन में मेरा ऐसा मानना है, पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर भारत को किसी चीज ने बर्बाद करा है, किसी चीज ने डिस्ट्रॉय करा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ कास्टिज्म ने बर्बाद करा है। अगर देश में जातिवाद नहीं होता ना, तो आज भारत की जो स्थिति है वो और भी कहीं उभर करके आती। कोई भी आक्रमण भारत पे नहीं हो पाता और भारत जो सोने की चिड़िया था ना, शायद सोने से भी बड़ी चिड़िया हम उसे कह सकते थे, चाहे डायमंड की कह देते, तो वो स्थिति रहती है। अगर भारत को किसी चीज ने बर्बाद करा तो वो जातिवाद करा है। और उसका सबसे जो बड़ा दर्द है छुआछूत का, वो हम देखेंगे आज। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता है। फिर यहाँ पर वापस उन चीजों पर चर्चा करेंगे जो स्वतंत्रता के अधिकार में छूट मिली हुई है। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ये तो आपको सबको बताइए। घूमने जाते हो आप समर वेकेशन में, कोई भी काम करने की स्वतंत्रता, और फिर फाइनली और सबसे इंपॉर्टेंट, जीने का अधिकार। ठीक है, तो ये जीने का अधिकार भी हमारे संविधान ने हमें दिया है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये अब क्या है, ये मौलिक अधिकार। सबसे पहले ये आपको हर में याद रखना, समता का अधिकार पहला जो मौलिक अधिकार है हमारा। फिर दूसरा जो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार चौथा, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और फिर 6 संविधान उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है, हृदय और आत्मा संविधान की बताइए। ये आपको मैं हर लेक्चर में दिखाऊंगा और हर लेक्चर से आपको याद रहना चाहिए। और लास्ट लेक्चर तक जब तक हम पहुंचे, तो ये जो मौलिक अधिकार है, ये क्या है, आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। तो मौलिक अधिकार हम सबको पता होने चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले छुआछूत का अनेक रूप। छुआछूत के अनेक रूप है। किस प्रकार से छुआछूत का मतलब क्या है, अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है। मैं बहुत सी बार चर्चा कर चुका हूं कि वर्ण व्यवस्था, पहले भारत ये व्यवस्था का आधार था। वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। और शूद्रों में भी एक ऐसा ग्रुप आ गया जो क्या हो गया, अछूत हो गया, जो ऐसे काम करता है जैसे सफाई का मान लो, और भी कोई जो बिल्कुल लो लेवल के जो वर्क है वो काम करता है, उन सबको किस में डाल दिया गया, अछूत। मतलब जैसे आप छुओगे भी ना तो भी आप अपवित्र हो जाओगे, तो अछूत बोला गया, अनटचेबल्स बोला गया। उनके साथ मुझे बहुत बार ऐसा दुख होता है कि देश में होकर के उनके साथ एक ऐसा व्यवहार करा गया कि जैसे उनकी जानवरों से बुरी स्थिति। और कभी कभार इस बात का दुख होता है, जिस भारत ने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है, उस भारत में ये स्थितियां रही हैं। तो छुआछूत के अनेक रूप में हम लोग देखते हैं। 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेखमाला लिखी। तो देखो, ये है पी साईनाथ। उन्होंने 1999 की स्थिति को देखा, दलितों की जो स्थिति, जिससे आज हम अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट के रूप में जानते हैं, उन समाजों की उन्होंने बात करी और उनके बारे में बताया कि जो स्थिति है वो स्थिति क्या है। तो आप एक एक पॉइंट इनके देखते रहिएगा। वे देश के अनेक स्थानों पर गए और पाया कि अनेक स्थानों पर क्या स्थिति है। तो अनेक स्थानों को देखा, और शायद 2014-15 में जब भी सत्यमेव जयते आता था आमिर खान साहब का, तो उन्होंने भी क्या है, अनटचेबिलिटी पे, छुआछूत पे एक एपिसोड बनाया था और उसमें भी स्थिति दिखाई थी। उन्होंने लोगों को बुलाया था जिन्होंने क्या है, कास्टिज्म का, छुआछूत को फेस करा है, उनको बुला करके बताया था क्या स्थिति है। चाय की दुकानों पर 2 तरह के कप रखे जाते हैं, एक दलितों के लिए, दूसरा बाकी लोगों के लिए। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे जो कप दिखाया है बहुत अच्छा कप है, जो घरों में भी हम इस्तेमाल करते हैं। पर वो स्थिति आप देखिए, जब 2 प्रकार के कप रखे जा रहे हैं, एक कप उनके लिए बाहर रखा जा रहा है और एक कप बिल्कुल उनका जो मेन कप है वो रखा जा रहा है दूसरे लोगों के लिए। तो जो दलितों का कप है वो बिल्कुल अलग से, पैसे भी लिए जा रहे हैं, तो उनसे पहले रखवाए जा रहे हैं, फिर उनको धोया जा रहा है और फिर उन पैसों को क्या है, रिसीव करा जा रहा है। हजाम दलितों के बाल नहीं काटते, दाढ़ी नहीं बनाते। हजाम मतलब जो नाई होते हैं, ठीक है, जो बाल काटने वाले, तो वो बाल नहीं काटते और दाढ़ी नहीं बनाते। ठीक है, पहले बीच में एक शो आता था, शायद अभी भी आता होगा। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर पे शो बना रखा था, NTV ने वो शो बनाया था। तो उसमें जब डॉक्टर अम्बेडकर छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं 7-8 साल के, तो वो जिद करते हैं कि मैं बाल कटवाने जाऊंगा। अब उनके घर वालों को पता है कि बाहर का क्या माहौल है, लोग उन्हें किस नजर से देखते हैं। तो वो जब बाल कटवाने जाते हैं ना, तो जो वो हजाम होता है, जो बाल काटने वाला होता है, वो एक भैंस के बाल काट रहा होता है। वो एक क्या है, भैंस के बाल काट रहा होता है। पर जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर उसके पास जाकर के खड़े होते हैं, बोलते हैं मैं बाल काट दो। बोले किसके हो तुम, कौन जाति है तुम्हारी। जब वो बोलता है क्या ये जाति क्या होता है, बोले कहां से आया तू, बोले मैं उनका बेटा हूं। बोले भाग यहां से। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि
तू भैंस के बाल काट सकता है, मेरे बाल क्यों नहीं काट सकता? बोले नहीं, तेरे बाल नहीं काटूंगा, मेरी कैंची है ना वो अछूती हो जाएगी। ये दर्द है, दुख है, उन लोगों ने सहन करा है। तो मतलब जानवर को भी बख्शा जा रहा है, पर इन समुदाय के लोगों को नहीं। और ठीक है किसी के भी साथ हुआ हो, पर ऐसी प्रतिभाओं के साथ बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, इन जैसे लोगों ने ये भेदभाव देखा है। शर्म आती है मुझे कभी कभार ऐसी व्यवस्थाओं पे जो ऐसी व्यवस्था चलाई हमारे देश में। सच में बहुत दुखद है। दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठना होता है और अलग रखे घड़े से पानी पीना होता है। तो इस पर भी क्या है बाबा साहब अम्बेडकर की स्टोरी, उनको क्या है अपनी ही क्या है एक लेकर के जाना पड़ता था बिछाने के लिए, और वो बाहर कक्षा के बाहर बैठ करके क्या है पूरी एजुकेशन उन्होंने ली। और पानी पीने का भी उनका ऐसा किस्सा है कि जब तक कोई वहां पे वो होता था पानी पिलाने वाला, तो उसको उनको ऊपर से पिला देता था, पर जब वो नहीं आता था ना तो वो पूरे दिन प्यासे रहते थे। एक मोटिवेशनल स्पीकर है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उन्होंने एक वीडियो भी बना रखा है कि जिसको पानी पीने का अधिकार नहीं था वो पूरे भारत को अधिकार देकर के चला गया। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की बात करी। तो संघर्ष क्या होता है जीवन में, हम लोग क्या संघर्ष कर रहे हैं आज एक क्लिक पे हमारे पास वीडियो होता है, एक फोन पे हमारे पास टी शर्ट्स कपड़े आ जाते हैं, हर चीज हमारे पास आ रही है। संघर्ष क्या है, स्ट्रगल क्या है, ये हमारे महापुरुषों ने करा है। और जो संविधान आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वो संविधान है, मैं कहता हूं ना, मतलब देश में जिन लोगों को एक पानी पीने का अधिकार नहीं था ना, आज वो देश को उन्होंने सर्वोच्च पदों पे पहुंचा दिया। ये ताकत है देश के संविधान की। जिन महिलाओं को घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं थी, वो देश की राष्ट्रपति बनती है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपालिका बनती है। ये देश के संविधान की ताकत है। लोग पूछते हैं ना संविधान ने क्या दिया है, पूछिए उन लोगों से जिन्होंने भेदभाव को सहन कराया है और वो आज संविधान के राज में जी रहे हैं। संविधान ने बहुत कुछ दिया है। तो और आज भी काफी जगहों पे ये स्थिति है जहां पे क्या है दलित छात्रों को अलग बिठाया जाता है और उन्हें अलग घड़े से पानी पीने की अनुमति है। दलित दूल्हों को बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, दलितों को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं लेने दिया जाता, उनके पानी भर लेने के बाद हैंडपंप को धो दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब दलित दूल्हों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट है, लॉजिक क्या है। अगर एक कास्ट का इंसान अगर आपके सामने से घोड़ी पे निकल जाएगा तो क्या आपका कौन सा ऐसा बहुत बड़ा आपका जो इज्जत है वो कम हो जाएगी। और ये स्थिति अभी कोई पुरानी नहीं हुई है, आप आज भी न्यूज़पेपर खोल करके देख लीजिएगा साहब, आज भी ऐसी घटनाएं आपको रोज देखने को मिलेगी। आज भी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, इनके आधार पर भेदभाव खत्म नहीं हुए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सुधार नहीं आया है, सुधार आया है। 70 सालों में, इन 75 सालों में सुधार आया है, पर मैं हर वीडियो में हमेशा एक ही बात कहता हूं, सुधार की अभी भी बहुत गुंजाइश है, बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बहुत ज्यादा सुधार करने की हमें जरूरत है। तो मतलब क्या है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, पानी हैंडपंप पे इनको इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। ये सभी काम छुआछूत की परिभाषा के दायरे में आते हैं। तो छुआछूत की जो परिभाषा है वो सिर्फ इतना सा है कि अनटचेबिलिटी ना हो, कोई ये ना कहे कि देखो आप इस जाति को, आप हमसे दूर रहो, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। और इसीलिए संविधान की जो खूबसूरत बात है वो ये देखिएगा, अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत क्या है, देश का संविधान कर देता है कि छुआछूत नहीं होनी चाहिए। और छुआछूत में उसने किसी डिस्क्राइब नहीं करा, बस उन्होंने ये बात बोली छुआछूत। अब वो छुआछूत चाहे किसी के भी साथ हो, अनटचेबिलिटी चाहे किसी भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी के भी साथ हो, वो नहीं होनी चाहिए। तो उस अस्पृश्यता को उन्होंने क्या है अंत कर दिया, उसका खत्म कर दिया। अब आते हैं हम लोग पढ़ रहे थे स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें मैंने आपको काफी बातें बता दी थी। ठीक है, अब आज का मुद्दा है शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अधिकार में, फ्रीडम में हमें छूट है कि हम क्या हो, कहीं पर भी क्या हो, जमा हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है, और इकट्ठा होते वक्त ध्यान रखना है शांतिपूर्ण ढंग से, वहां पर जाकर के दंगे नहीं लड़ने। ठीक है, लड़ाई नहीं लड़नी, आप लड़ लो और फिर भी बोलो नहीं हम तो संविधान ने छूट दे रहे कि हम तो जमा हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने का अधिकार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भैया नागरिक जमा भी हो सकते हैं, बिल्कुल वहां बैठ सकते हैं, अपनी बैठक कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, और जुलूस, कोई भी प्रोसेशन जैसे आप रैलियां देखते हो, ठीक है, ये सब कुछ निकालने की इजाजत आपको संविधान देता है। ठीक है, ये आपको निकालने की इजाजत संविधान देता है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभार आपने एक बार बहुत सी बात सुना होगा, धारा 144, धारा 144 मैं पहले भी बता चुका हूं कि संविधान में और आईपीसी सीआरपीसी में अंतर होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो चीज है वो एक अलग है, ठीक है,
संविधान की जब जब बात होगी आपको अनुच्छेद सुनाई देगा, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 50 ऐसे। और जब आईपीसी सीआरपीसी की बात होती है तब धारा सुनाई देगी, धारा या सेक्शन, धारा या सेक्शन जो है ये आपको सुनाई देगा। तो आपने बहुत सी बार सुना होगा धारा 144 लगा दी गई है। जैसे कि क्या है, अभी जब लॉकडाउन लग रहा था तो उसमें कहा गया था धारा 144। तो धारा 144 के तहत क्या है, ये मना कर दिया जाता है कि 5 लोगों से ज्यादा कोई भी एक जगह इकट्ठा नहीं होगा। ये आईपीसी सीआरपीसी के प्रोविजन है, ये संविधान के नहीं है, ये कानून को कंट्रोल करने के, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ठीक है, जब राम मंदिर का फैसला आया उस दिन भी एक दिन के लिए धारा 144 लगाई गई और नेट को पाबंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो धारा 144 मना करती है कि भाई आप क्या हो, एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते, ये नहीं कर सकते। जैसे लॉकडाउन में देखा तो धारा 144 अलग है, वो संविधान का प्रोविजन नहीं है। तो धारा 144 भी जब लग जाएगी तब क्या होगा, तब आप ये काम नहीं कर पाओगे, पर वैसे आम जीवन में आप ये काम कर सकते हो। वे ये सब किसी समस्या पर चर्चा करने, मतलब आप इकट्ठा क्यों हो रहे हो, आप कोई भी समस्या आप उस पर चर्चा करने के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने, भाई कोई उद्देश्य है उसके लिए आपको लोगों को इकट्ठा करना उसके लिए, या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए, या आप किसी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने के लिए इकट्ठा हो रहे हो, कर सकते हैं। पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए, बिल्कुल शांतिपूर्ण बैठकें, सारी मीटिंग जो है शांतिपूर्ण होनी चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एक मीटिंग चल रही है, वो शांतिपूर्ण मीटिंग है। पर एक बात आप हमेशा और ये ध्यान रखिएगा, जब हमें जुलूस निकालना होता है, जब हमें रैली निकालनी होती है, तब क्या होता है, हमें प्रशासन से क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ भाई हमें रैली निकालनी है, रैली इस जगह से इस जगह तक जाएगी। अगर वहां पे कलेक्टर, एसडीएम ये लोग परमिशन दे देते हैं कि हाँ भाई आप लोग रैली निकाल लीजिए, तो आप रैली निकाल सकते हो, वो जुलूस निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। तो यहां पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि कुछ प्रतिबंध होते हैं, वैसे आम जीवन में ये काम आप कर सकते हो, पर बाकी थोड़ा सा प्रशासन की भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। इससे सार्वजनिक अव्यवस्था, समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। तो मैं पहले के लेक्चर में भी कह चुका हूं कि भैया आपको बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, पर सामाजिक अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको कुछ ऐसा नहीं बोलना है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर आपको स्वतंत्रता मिली है, अगर आपको आजादी मिली है, तो दूसरे पर्सन को भी आजादी मिली है। ऐसा नहीं है कि आप शराब पी लें और शराब पी करके क्या है लहराते हुए चले और फिर कहीं वहां गिरे, कहीं वहां गिरे, 2 लोगों से लड़े और फिर पुलिस आपको पकड़ के ले जाए। पुलिस ये केस भी बना सकती है कि शांति भंग करने के आरोप में इंसान को पकड़ लिया गया है। तो ऐसा नहीं करना, आपको पूरी संविधान छूट देता है, स्वतंत्रता देता है, परंतु उस स्वतंत्रता का ध्यान रखिएगा, ये स्वतंत्रता दूसरे लोगों को मिली है, उनका हनन नहीं होना चाहिए और क्या हो, अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। तो आप ऐसा ना हो हथियार लेकर के पहुंच जाओ, चक्कू लेकर के पहुंच गए, तलवार लेकर के पहुंच गए, बंदूक लेकर के पहुंच गए, नहीं। शांतिपूर्ण ढंग से बैठक होनी चाहिए। आपको बैठक करने की इजाजत दी है, आपको मीटिंग कर सकते हो, आप जमा हो सकते हो, जुलूस निकाल सकते हो, पर जुलूस का मतलब ये नहीं कि आप वहां पर तलवारें ले रहा हो, कतई नहीं, ये चीजें अलाउड नहीं है। फिर स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अगला जो बहुत बेहतरीन कदम है वो है संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप देखते हो भाई जाति के आधार पर हमारे इतने संगठन बने हुए हैं, ये संगठन है, ये धर्म के आधार पर संगठन बने हुए हैं, ठीक है। और संघ किसी भी प्रकार की आपको यूनियन बनाने का क्या है, अधिकार है। जैसे मजदूरों का भी संगठन होता है, टीचर्स का संगठन भी हो सकता है, डॉक्टर्स का भी संगठन हो सकता है, जाति धर्म के आधार, लिंग के आधार के भी संगठन हो सकते हैं। ये संगठन बनाने की भी जो इजाजत है वो हमें भारत का संविधान ही देता है। नागरिकों को संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल फ्री है, वो बना सकते हैं। जैसे किसी कारखानों के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बनाते हैं, बिल्कुल आपने बहुत सी बार सुना होगा इस मजदूर संघ ने आंदोलन करा है, ये करा है। और 1 मई को, कब बच्चों, 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, मजदूर दिवस भी मनाते हैं। किसी शहर के कुछ भ्रष्टाचार लोग के या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। मतलब संगठन का कोई दायरा सीमित नहीं करा, पर किस आधार का संगठन, किसी भी प्रकार का संगठन या संघ आप बना सकते हो, पर हमेशा एक बात ध्यान रखना, वो संगठन भी होना वो संवैधानिक दायरे में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं आप ऐसा संगठन बना लो कि नहीं भैया हम तो क्या करेंगे, अब हम तो यहाँ पे नोट छापने का काम करेंगे, नोट छापने का काम आरबीआई का है, उनको करने दो, या हम और कोई इलीगल काम करेंगे, हम तो यहाँ से संगठन बना रखा है और हमने जो नशे के सामान है वो बेचेंगे, ये चीजें अलाउड नहीं है, ठीक है। तो और जैसे कि आप देख रहे हो संगठन बना करके लोग क्या है आंदोलन भी करते हैं, जैसे यूनियन दिखाए, मजदूर यूनियनों को दिखाया। फिर उसके बाद देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल फ्री है। आप कहीं पर भी आओ जाओ, आप राजस्थान के आप दिल्ली घूम करके आ जाओ, आप दिल्ली में हो कर्नाटक घूम करके आ जाओ, कर्नाटक में आप अरुणाचल प्रदेश घूम करके आ जाओ। देश में कहीं भी आने जाने की आपको स्वतंत्रता है, आप बिल्कुल फ्री हैं, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं।
किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल फ्री है, वो आए जाए। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं। हाँ, पहले ये थोड़ा सा डाउट किस पे था, जम्मू कश्मीर पे था, परंतु 2019 में क्या करा, जो भारत की संसद है, जो भारत की सरकार है, उन्होंने अनुच्छेद, क्या मैंने वापस क्या बोला है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद बोला, आर्टिकल बोला है। और जब जब आर्टिकल या अनुच्छेद बोलता हूं तो संविधान की बात कर रहा हूं। तो अनुच्छेद क्या है, 370 था, उसको हटा दिया गया। अनुच्छेद जो 370 है उसको हटा दिया गया और खत्म कर दिया गया। और उस समय के बाद से क्या है, कोई भी इंसान जम्मू कश्मीर में जा भी सकता है, बस भी सकता है, रह भी सकता है। और ये क्या है, ये भारत का तिरंगा है, जो कि क्या आप जहां जाओगे ये भारत का तिरंगा आपको देखने को मिलेगा। और ये भारत का तिरंगा है तो साहब हमारी आन बान शान है। किसी भी भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है। तो जो भारत का नागरिक है उसको पूरा पूरा क्या है, ऐसा अधिकार है कि वो कहीं भी आए, कहीं भी जाए, कहीं पर भी रह सकता है। इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गांवों से निकलकर शहरों में और देश के गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर काम करते हैं, बस जाते हैं। देखो तो क्या है, अब जब आने जाने का आपको अधिकार दिया है, आपको घूमने फिरने का अधिकार दिया है। देखो कुछ लोग क्या है घूमने फिरने जाते हैं, कुछ लोग क्या है पलायन करते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में पलायन कहते हैं। इंग्लिश में हिंदी में से पलायन और इंग्लिश में हम इसे माइग्रेशन कहते हैं। जो लोग क्या एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, गांवों से लोग क्या है शहरों में चले जाते हैं। अब ये शहरों में जा क्यों रहे, कि हमें अच्छी इनकम मिलेगी, वहां पे आय जो है हमारी अच्छी मिलेगी। और मैंने इकोनॉमिक्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे खत्म करता हूं कि अगर आपकी अच्छी आय होगी तो आपका जो जीवन स्तर है वो बेहतरीन ही होगा। तो आय अच्छी हो जाएगी, अच्छी शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। तो लोग गांवों से निकलकर शहरों की ओर जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं, मूल कारण क्या है, क्या है मूल कारण, गरीब, जो गरीबी है ना, ये मूल कारण है। और चार एक पंक्तियां कहता हूं गरीबी को लेकर के, जो नेता भी बहुत क्या करते हैं, गरीबों की बस्तियों में जाते हैं, झोपड़े में। अभी जो गरीब शहरों में जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी शहर में जाते ही फ्लैट में जाकर के मकान खरीद लेंगे, झुग्गी झोपड़ी बनाएंगे, बस्तियों में रहेंगे, कोई छोटा मोटा काम ढूंढने काम करेंगे। अब ये लोग जब जा रहे हैं तो देखो क्या है, जो शायरी है वो कुछ इस प्रकार की है कि बहुत से लोग, आज की जो जनरेशन है ना, क्या है, लड़का लड़की में बहुत बिजी है कि गर्लफ्रेंड बना लूं, बॉयफ्रेंड बना लूं, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, दिल टूट गया। तो ये इस पे है कि जो दिल टूटते हैं ना, वो अमीर लोगों के दिल टूटा करते हैं, कि साहब जो दिल टूटते हैं वे अमीर लोगों के टूटा करते हैं, गरीब की तो उम्मीद टूट जाती है। जो दिल टूटते हैं वो अमीर लोगों के टूटा करते हैं, गरीब की तो उम्मीद टूट जाती है। और जो नेता गरीब की बस्ती में चुनाव के टाइम पे, जो नेता गरीब की बस्ती में चुनाव के टाइम पे खाना खाता है, वोट मांगता है, चुनाव जीतने के बाद साहब उनकी बस्तियां टूट जाती है। तो गरीबी ऐसी चीज है, जो नेता वहां जाकर के उन्हें बड़े बड़े सपने दिखा रहा है, वो उनकी उम्मीद टूटती है, ठीक है। और फिर जब जो चुनाव जीत जाते हैं तो विकास के नाम पर उनकी बस्तियां तोड़ दी जाती है कि हाँ साहब हम तो यहां पे क्या है, विकास करेंगे। ये विडंबना है। तो इस प्रकार से गरीबी क्या है, गरीबी एक कलंक है, एक बुरा समय लोगों के लिए होता है। तो इसलिए लोग क्या समृद्ध बनने के लिए अच्छे इलाकों में चले जाते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी काम करने, धंधा चुनने, पेशा करने की स्वतंत्रता है। अब ये क्यों डाली, ये एक बात ऐसी इंपॉर्टेंट बात, क्या कर लो यार, कोई भी काम करने में क्या दिक्कत है। पर देखो हमें हमारा इतिहास बहुत कुछ सिखाता है। इतिहास इसीलिए पढ़ना चाहिए, इतिहास हमें क्या है, बहुत कुछ सिखाता है। अब इतिहास में क्या था, वर्ण व्यवस्था थी। और ये वर्ण व्यवस्था जो थी किस आधार पर थी, जन्म के आधार पर थी। जो ये वर्ण व्यवस्था थी किस आधार पर थी, जन्म के आधार पर थी, कि अगर आपने इस जाति में जन्म ले लिया तो आप उसी जाति का काम करोगे। अगर आपने इस जाति में जन्म लिया तो आप इसी जाति का काम करोगे, आप दूसरी जाति का काम नहीं कर सकते। संविधान पे किसी शायर ने एक बार लिखते हुए कहा है कि 1950 की स्थिति से पहले और 1950 की स्थिति के बाद की चर्चा करते हुए बोला कि जो एक शूद्र होता है, जो एक दलित या पिछड़ी जाति का इंसान होता है, वो जब उसके समाज की महिला की कोख में कोई जब बच्चा जन्म ले रहा होता है, वो 1950 से पहले कुछ भी नहीं सोचती, क्योंकि उसका कोई अधिकार नहीं है, कोई जीवन नहीं है। पर जब 1950 का संविधान लागू होने के बाद है ना, जब कोख में कोई बच्चा जन्म ले रहा होता है तो वो सोचती है कि मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी, मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगा, उसे डॉक्टर बनाऊंगी, उसे इंजीनियर बनाऊंगी, उसे अधिकारी बनाऊंगी, उसे कलेक्टर बनाऊंगी, उसे बाबू बनाऊंगी, उसे पुलिस अधिकारी बनाऊंगी। ये किसकी देन है, ये संविधान की देन। क्योंकि नहीं तो उससे पहले तो क्या है कि अगर आपने सफाई कर्मचारी के घर में जन्म ले लिया तो आप सफाई का काम करोगे। अगर आपने घास काटने वाले के घर में जन्म ले लिया तो आप घास ही काटोगे जीवन भर, चाहे आप में कितनी प्रतिभा क्यों ना हो। तो ये जो देन है, ये जो बदलाव देखने को मिलता है, ये क्या है, संविधान के बदौलत क्या है हम लोगों को देखने को मिलता है कि संविधान ने क्या है, स्थितियां बदली है, परिस्थितियां बदली है। और बहुत से लोगों के लिए जिन्होंने हजारों सालों तक, जैसे महिलाएं हैं, शूद्र वर्ग के लोग हैं, जिन लोगों ने अत्याचार सहे ना, उन लोगों के लिए संविधान है ना कोई ग्रंथ से कम नहीं है।
एक बिल्कुल एक मेडिसिन जो होती है ना, उस मेडिसिन से कम नहीं है। तो कोई भी काम करने, धंधा चुनने का अधिकार क्या है, देता है। पेशा चुनने के मामले में भी ऐसी स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी जाति के हो, आपका पुरुष है, अब पुरुष और महिला में देख लो ना, क्या कहती है हमारी पुरानी व्यवस्था है, महिलाएं घर में रहेंगी, चूल्हा चौकी का काम करेंगी, घर से बाहर नहीं जाएगी, बाहर का जो भी काम है वो कौन करेंगे, पुरुष करेंगे। तो ये जो पेशा चुनने का अधिकार है, इस कारण भी है कि भाई पुरुष ही नहीं, महिला भी कोई काम जो करना चाहती है वो कर सके। आपको कोई भी आदेश नहीं दे सकता कि आप सिर्फ यही काम करें। अब आपको कोई बोलेगा थोड़ी, आपको जो इच्छा वो करो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक माँ क्या सोचती है, महिलाओं से ये नहीं कहा जा सकता कि फला काम उनके लिए नहीं है। तो अब हम ये नहीं कह सकते ना कि भाई महिला है तो आप ये काम मत करो। अब आप देखो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, उनकी एमएनसी जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनको कौन संभाल रही, महिलाएं संभाल रही। हमारे आज मौजूदा दौर में जो वित्त मंत्री है, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रही है, वो महिला है, निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। हमारे देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी है, राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी बनी। तो अब ऐसा थोड़ी है कि नहीं भाई महिलाओं को अधिकार नहीं है। अब महिलाएं क्या है, जो चाहे वो काम कर सकती है। पिछड़ी और कमजोर जातियों के लोगों से नहीं कहा जा सकता कि वे अपने परंपरागत पेशे में ही रहे। परंपरागत मतलब जो आप पुराने समय से जो पेशा करते हुए आ रहे हो, उसी पेशे में रहो। अब क्या है, सबको छूट है, सबको आजादी है। फिर आते हैं जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीने का अधिकार बहुत जरूरी है। हमें, हमारी जो जान है ना, वो बहुत कीमती है। और जो हमें जान जो मिली है ना, ये जान सिर्फ, बहुत से लोग क्या है, सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, आत्महत्या कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारे जीवन में ये परेशानी थी, ये परेशानी थी। देखो, जो हमें ये जान मिली है ना, ये जो हमें जीवन मिला है, इस पर सिर्फ आपके अकेले का अधिकार नहीं है, ठीक है। वॉर्म टू टॉम, वॉर्म क्या होता है, जो गर्भ होता है वो, और टॉम जब तक आपको मृत्यु होने के बाद पहुंचाया जाता है। इसमें हमारी सोसाइटी का रोल है। जब हम मां के गर्भ में रहते हैं तो कितने लोग हमारा ध्यान रखते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, आस पड़ोस के लोग, सब हमारा ध्यान रखते हैं। फिर जब हम पैदा होते हैं तो कितने लोग खिलाते हैं, कितने लोग हमारा ध्यान रखते हैं, उन लोगों का रोल है। फिर जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें दोस्त बनते हैं, हमारे गुरु बनते हैं, टीचर बनते हैं, उनका भी हमारे जीवन पर अधिकार है, ठीक है। फिर हम लोग आगे जीवन में बढ़ते हैं तो एक जीवन साथी मिलता है, उसका भी अधिकार है, ठीक है। तो हमारे जीवन में बहुत से लोगों का क्या है, जीवन पे अधिकार है। आपका सिर्फ अकेले का अधिकार नहीं है जीवन पे, इस जीवन पे बहुत से लोगों का अधिकार है। जब आपने जीवन, इतने लोगों का अधिकार है आपको पहुंचाने पे, तो फिर आप ये डिसाइड कैसे कर सकते हो कि मैं अकेला मर जाऊं, चलो कोई बात नहीं, कभी भी नहीं। जीने का अधिकार आप सबको है। और इसी जीने के अधिकार को, संविधान की जो खूबसूरती है, वो नेहरू जी का जब हमने वीडियो बनाया था तब राहुल सर ने भी ये बात कही थी कि हम इतने उदारवादी और हमारा संविधान इतना उदारवादी है, एक जो आतंकवादी भी होता है ना, उस पर भी हम ध्यान रखते हैं कि उसके साथ भी जेल में मानवता वाला व्यवहार हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम इतने मानवतावादी हैं। तो जीने के अधिकार में देखते हैं क्या कहता है संविधान। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर। अगर कानून ने कोई व्यवस्था स्थापित करी है, उसको छोड़कर कोई भी आपको क्या है, जीने के अधिकार को नहीं छोड़ सकता। और निजी स्वतंत्रता, जो हम कहते हैं प्राइवेसी, हमारी प्राइवेसी का मैटर है, ठीक है। बहुत सी बार ये आता है कि भाई व्हाट्सएप का डेटा लेना चाहती है सरकार, फेसबुक का डेटा सरकार लेना चाहती है, वो करना चाहती है। हम बहुत सी बार कहते हैं प्राइवेसी का मैटर है। प्राइवेसी क्या है, जो मेरी निजी लाइफ है उसी का तो मैटर है। मैं मेरा अपना डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, यही क्या है, प्राइवेसी है। इसका अधिकार हमें संविधान देता है। इसका मतलब यह है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुना देती, उसे मारा नहीं जा सकता। तो कोई नहीं मार सकता भैया, जब तक आपको मौत की सजा ना सुना दी जाए, जब तक क्या है, फांसी पे लटकाने के ऑर्डर नहीं आ जाते, तब तक कोई नहीं मार सकता, चाहे आप कितना भी बड़ा जुर्म कर लो। जो ताकत है वो सिर्फ अदालत के हाथ में, बाकी कोई भी इंसान नहीं कर सकता। इसका यह भी मतलब है कि कानूनी आधार पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो किसी, देखो, गिरफ्तार करते समय भी है ना, बहुत ध्यान रखी जाती है, बहुत सी बातें ध्यान रखी जाती है, महिलाओं के लिए विशेष करके ध्यान रखी जाती है, ठीक है। और जैसे सबके लिए मैं बता रहा हूं, जब किसी को गिरफ्तार कर जाता है, उससे पहले एक वारंट देना पड़ता है कि भैया हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है। ये कारण है। उनके घर वालों को सूचित करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। जब एफआईआर लिखी गई, उसके 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने ले जाकर उन्हें खड़ा करना पड़ेगा कि भाई ये है, इसका ये दोष रहा है, ठीक है। उसके घर वालों को बताना पड़ेगा। तो वकील करने का पूरा सरकार मौका देगी। अगर आप गरीब हो तो सरकार वकील प्रोवाइड कराएगी, भाई आप इसका केस लड़ो। इतने दयावादी हम, इतने उदारवादी, इतनी उदारता हम लोगों में रही है। तो जब नागरिक को गिरफ्तार करेगी तो वो कुछ नियमों और पालनों का पालन करती है, वो देखते हैं। जैसे कि गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है। तो वो बताता है कि भाई ये कारण है, इसके कारण हम आपको गिरफ्तार करा है। जब आप स्वतंत्रता के अधिकारों में ये चीज पढ़ते हैं तो जब पुलिस जो पकड़ती है वो दो समय में पकड़ती है। एक कंडीशन होती है प्रिवेंटिव,
ये आप सिर्फ नॉलेज के लिए सुन लीजिएगा, प्रिवेंटिव और एक होती है पुनिटिव। ये चीज है क्या? प्रिवेंटिव का मतलब है पहले, ठीक है, प्रिवेंटिव का मतलब है पहले और पुनिटिव आप जान लीजिए। देखो पुनिटिव वाला तो क्या है कि भैया आपने कुछ क्राइम करा फिर पुलिस पकड़ना है, जायज बात है, बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने कोई भी क्राइम करा तो पुलिस पकड़ेगी, चोरी करोगे तो पुलिस ही पकड़ के ले जाएगी, तो वो वाला है। प्रिवेंटिव मतलब क्या है कि कोई भी क्राइम करने से पहले ही पकड़ लो, सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे? शक के आधार पे। शक के आधार पे ही क्या है, उसको पकड़ लो। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जैसे मान लो कि भैया मान लो राष्ट्रपति साहब हमारे आ रहे हैं और लग रहा है कि ये वाले संगठन के जो लोग हैं ना राष्ट्रपति का विरोध करेंगे, उन्हें काले झंडे दिखाएंगे और काम करेंगे, उनके नेताओं को पहले ही उठा लो, उनके नेताओं को पहले उठा लो। लग रहा है कि यार इस गतिविधि में अगर इस इंसान का हाथ हो सकता है, उससे पहले उठा लो। क्यों? क्योंकि अगर ये बाद में कर देंगे फिर कहेंगे कि पुलिस काम नहीं करती, लेट पहुंचती है। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन भी हमारे देश में है। अब इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कंपल्सरी इविल कहा है। क्या कहा है? कंपल्सरी इविल। कंपल्सरी इविल का मतलब क्या होता है वो देखो। इविल मतलब गलत चीज है, ठीक है, और कंपल्सरी जरूरी भी है। मतलब ये क्या चीज है? ऐसी चीज है जो कंपल्सरी इविल है। कंपल्सरी इसलिए है क्योंकि अगर हम किसी को पहले नहीं उठाएंगे, अगर हमें पता है वो कर सकता है फिर भी नहीं उठाया, तो क्या है? गलत बात है। कल वो कोई बड़ा कांड कर देगा तो फिर देश को परेशानी हो जाएगी। और इविल इसलिए है कि अगर पुलिस वाले की किसी के साथ दुश्मनी हुई तो वो पहले उठाएंगे, एक दो दिन बढ़िया सेवा पानी कर करके, खातेदारी कर करके उसको छोड़ देंगे और बोल देंगे ये शक के आधार पे हमने उठाया था। और इस कंपल्सरी इविल में आपको मजिस्ट्रेट के पास भी ले जाने की जरूरत नहीं है, मतलब प्रिवेंटिव वाले में। तो ये ऐसी बात है, पर मुख्य तौर पे ऐसे काम होते नहीं है। ये बिल्कुल ही कोई बड़ी घटना हो जाती है तो वो बात है, नहीं तो उसमें भी क्या है, फिर बाद में कोर्ट में जाकर के पुलिस वालों को ही फंसवा देते हैं, ठीक है, जब छूट जाते हैं तो यहाँ से। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तार 24 घंटों के अंदर प्रस्तुत करना होता है। तो विद इन द 24 आवर्स क्या उन्हें प्रस्तुत करते हैं कि भाई आप मजिस्ट्रेट के सामने ले जाओ, जैसे कि मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं, बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, बढ़िया खुश है, जीवन बढ़िया चल रहा है। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। तो वकील दिया जाएगा कि भाई आप अपना बचाव रख सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, बात रखने का सबको अधिकार है। तो इसी के साथ ये छोटी सी बच्ची बाय बाय बोल देती है और मैं भी बाय बाय बोल देता हूं। आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आई हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और अपने परिवार को, अपने चैनल लर्न एंड शेयर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।